नमस्कार दोस्तों। 25 जुलाई के दिन देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद द्रौपदी मुर्मू न सिर्फ देश की पहली ऐसी प्रेसिडेंट बनी जो कि एक ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती है, बल्कि वह देश की पहली ऐसी प्रेसिडेंट भी हैं जिनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ। ठीक उसी तरह जैसे पीएम नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म आज़ाद भारत की जमीन पर हुआ। इसके अलावा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के बारे में एक खास बात यह भी है कि वह अब तक की सबसे कम उम्र वाली प्रेसिडेंट है। और तो और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय से लेकर अब तक अगर देखा जाए तो वह देश की सिर्फ दूसरी महिला राष्ट्रपति ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले में रायरंगपुर तहसील में एक एरिया है बेडापोसी नाम से, जहां पर ट्राइबल कम्युनिटी संथाल में द्रौपदी मुर्मू का जन्म हुआ। उनके माता पिता ने बचपन में उनका नाम पोती रखा था, मगर उनके एक शिक्षक ने उनको उनका वर्तमान नाम द्रौपदी दिया। इसके बाद उन्होंने उड़ीसा के भुवनेश्वर में रामादेवी वुमेन्स कॉलेज से अपनी आर्ट्स की पढ़ाई पूरी की और इसके बाद 1979 से 1983 तक उन्होंने उड़ीसा के इरिगेशन एंड पावर डिपार्टमेंट में एज क्लर्क काम किया। और इसी बीच 1980 में उन्होंने श्याम चरण मुर्मू से शादी की जो कि एक बैंकर थे और यहीं से पोती टुडू द्रौपदी मुर्मू बन गई। और इसके बाद उनके 2 बेटे और एक बेटी भी हुई। 1983 से लेकर 1997 तक उन्होंने अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर स्कूल रायरंगपुर में एज टीचर भी काम किया, जिसके बाद 1997 में उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की जब रायरंगपुर नगर पंचायत में वो भाजपा की ओर से पार्षद बनी। और इसके बाद ईयर 2000 में वो एमएलए बनकर उड़ीसा असेंबली पहुंची, जहां उन्होंने 2 टर्म के लिए 2009 तक काम किया। और इस दौरान उन्होंने कई मिनिस्ट्रीज भी होल्ड की, जैसे कि कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट जो कि उन्होंने 2000 से 2002 तक होल्ड किया। और इसके बाद फिशरीज एंड एनिमल रिसोर्स डिपार्टमेंट जो कि उन्होंने 2002 से 2004 तक होल्ड किया। इसके बाद साल 2009 में उन्होंने मयूरभंज कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोकसभा का चुनाव लड़ा, मगर वो इस बार हार गई। और यहीं से उनकी ज़िंदगी के कुछ साल काफ़ी दुख भरे रहे, क्योंकि 2009 से 2015 के बीच उन्होंने एक एक करके अपने सारे परिवार वालों को खो दिया, जिनमें उनकी माँ, उनके पति और उनके 2 बेटे शामिल हैं। आज सिर्फ उनकी एक बेटी ही बाकी है जिनका नाम इतिश्री मुर्मू है। मगर फिर एक बार द्रौपदी मुर्मू का नाम लाइमलाइट में आया जब उनको झारखंड का गवर्नर बनाया गया और यहाँ उन्होंने 2015 से लेकर 2021 तक काम किया। अब अगर इलेक्शन रिजल्ट्स पर थोड़ा ध्यान दें तो द्रौपदी मुर्मू ने न सिर्फ वोट शेयर में 50% प्लस 1 मार्क को पार किया है जो कि जीतने के लिए मैंडेटरी भी है, बल्कि उन्होंने 64.03% वोट शेयर गेन किया है। तो बीजेपी को जो ये इतनी भव्य जीत मिली है, इसके पीछे कई सारे फैक्टर्स रहे होंगे जिनके कारण उन्होंने ये जीत हासिल की। तो आगे हम ऐसे ही कुछ 3 फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो आइए आगे इस बारे में बात करते हैं। नाउ द फर्स्ट फैक्टर इज न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ बीजेपी। जैसा कि आप और हम जानते हैं कि बीजेपी एक मेजोरिटी गवर्नमेंट है, तो इनके पास लोकसभा में 303 सीट्स है और राज्यसभा में 91। तो एक एडवांटेज तो आपको यहीं से देखने को मिल जाता है। बाकी अगर राज्यों की बात करें तो 12 ऐसे राज्य हैं जिनमें बीजेपी की गवर्नमेंट है और इनके सीएम भी है। तो अगर हम राज्यों की बात करें तो सारे राज्यों में मिलाकर बीजेपी के 1383 एमएलए है, जो कि देश के सारे एमएलए का 65% है। तो ये एक तरह की न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ही हुई। बाकी इस चुनाव में ये बात तो है कि कोई भी पार्टी अपने मेंबर्स को फोर्स नहीं कर सकती वोट करने के लिए, मगर एक अंडरग्राउंड इन्फ्लुएंस तो रहता ही है। अब दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है कम्युनिटी फैक्टर। जब एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को एज कैंडिडेट प्रेजेंट किया तब अपोजिशन में काफ़ी हलचल देखने को मिली। यहाँ तक कि अपोजिशन पार्टीज यूपीए कैंडिडेट यशवंत सिन्हा के पक्ष में एकजुट भी नहीं रह पाई। और इसका एक मेजर रीज़न है द्रौपदी मुर्मू का ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करना। और यही एक कारण बना कि कई अपोजिशन पार्टीज ने अपना डायरेक्ट सपोर्ट द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में शो किया, बावजूद इसके कि वो अपोजिशन में है। एग्जाम्पल के लिए आप वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी का यह वीडियो देखिए। Would have considered Draupadi Murmu had BJP discussed this? They did not discuss before they announced the candidate. They just asked us that what is your suggestion. Then we said that you give your suggestion.
passed. So if we get the suggestion passed, then it's not considered also. Because we can discuss it in the meeting also, opposition party meeting. But it was not there. That's why I am also feeling sad sometimes because our contest is going on. Though we know that Draupadi Murmu chance is greater hard because of Maharashtra, the development and all. But instead of that, I feel that whatever the opposition party will decide, I will go like that. But I really अब वैसे तो ममता बनर्जी ने यशवंत सिन्हा का नाम नॉमिनेट करने में सबसे ज्यादा सपोर्ट दिखाया था, मगर ऐसा स्टेटमेंट देने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है और वो है वेस्ट बंगाल में एक बड़े ट्राइबल वोट बैंक का होना। अब अगर आप वेस्ट बंगाल सरकार के ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वेस्ट बंगाल की टोटल पॉपुलेशन में से 5.8% ऐसा हिस्सा है जो ट्राइबल पॉपुलेशन से आता है। और यही नहीं बल्कि देश की टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन के 5.8% हिस्से में भी वेस्ट बंगाल की ही ट्राइबल पॉपुलेशन है। इसके अलावा भी एक बात है कि जो वेस्ट बंगाल की ट्राइबल पॉपुलेशन है उसमें 50% हिस्सा सिर्फ संथाल कम्युनिटी से आता है, जो कि प्रेसिडेंट मुर्मू की भी कम्युनिटी है। मगर ये तो हो गई वेस्ट बंगाल की बात, पर एक राज्य ऐसा भी है जहाँ से डायरेक्ट सपोर्ट की बात सामने आई और उस राज्य का नाम है झारखंड। झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पर 26 से 30% पॉपुलेशन ट्राइबल पॉपुलेशन है और यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की कुछ दलों और कांग्रेस के साथ कोलिजन गवर्नमेंट है। इसके बावजूद भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने द्रौपदी मुर्मू के लिए अपने सपोर्ट की ओपनली एंड ऑफिशियली अनाउंसमेंट की। अब इसके पीछे दो ही रीजन हो सकते हैं, जिसमें पहला तो आपको झारखंड पुलिस की वेबसाइट पर भी देखने को मिल जाएगा, जो कि खुद भी यही बताती है कि झारखंड में 26 से 30% पॉपुलेशन ट्राइबल पॉपुलेशन है, जिसमें एक बड़ा वोट बैंक भी छिपा हुआ है। इसके अलावा दूसरा रीजन ये भी है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रेसिडेंट शिबू सोरेन और उनके बेटे और झारखंड सीएम हेमंत सोरेन, ये लोग भी संथाल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और शायद यही एक कारण रहा होगा कि उन्होंने अपने पार्टी एमएलएस के लिए एक ऑफिशियल लेटर जारी करके ये एडवाइस दी कि वो लोग द्रौपदी मुर्मू के ही पक्ष में वोट करें। और इस लेटर को 14 जुलाई के दिन सेंटर के ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा ने ट्वीट करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा को सपोर्ट के लिए बधाई भी दी थी। वैसे महाराष्ट्र से भी तत्कालीन सीएम उद्धव ठाकरे ने अनाउंसमेंट की थी कि वो अपना सपोर्ट द्रौपदी मुर्मू को ही देंगे, जबकि उस समय वो अपोजिशन के साथ कोलिजन में थे। बाकी आसाम, जिसकी खुद की ट्राइबल पॉपुलेशन 12 से 13% है, वहाँ से भी द्रौपदी मुर्मू के लिए काफ़ी अच्छा सपोर्ट देखने के लिए मिला था, लेकिन उसके बारे में हम आगे और अच्छे से बात करेंगे। बट फिलहाल हम चलते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट फैक्टर नंबर 3 की ओर, जो कि है क्रॉस वोटिंग। तो ये क्रॉस वोटिंग आखिर होता क्या है? अब इतना तो आपको पता ही है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में चाहे कोई भी पार्टी हो, वो अपने एमपीज या एमएलएस को फोर्स नहीं कर सकती कि वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को वोट करे, जिसको व्हिप जारी करना भी कहा जाता है। तो इसी कारण कई बार अपोजिशन में ऐसे भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि रूलिंग पार्टी या अलायंस के कैंडिडेट को वोट करते हैं, और कई बार इसके विपरीत भी होता है। तो बीजेपी का क्लेम है कि अपोजिशन से 17 के करीब एमपीज और 100 से भी ज़्यादा एमएलएस ने क्रॉस वोटिंग की है। तो आइए इस बारे में आगे और जानते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम आसाम का ही ले लेते हैं, क्योंकि इस बारे में हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी। तो आसाम में जो सीएम है हिमंता बिस्वा शर्मा, उनका एक ट्वीट 21 जुलाई के दिन आया था और उसमें उन्होंने बताया कि आसाम असेंबली में बीजेपी की इफेक्टिव स्ट्रेंथ 79 सीट्स पर है, लेकिन द्रौपदी मुर्मू को वहां से 104 वोट्स मिले। तो इस हिसाब से लगभग 25 के करीब मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की। इसके अलावा हिमंता बिस्वा शर्मा का कहना यह भी है कि उनके 2 मेंबर्स उस दिन वोट करने पहुंचे ही नहीं थे। तो इस हिसाब से 25 to 27 मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की। इसके अलावा वेस्ट बंगाल से बीजेपी अपोजिशन लीडर शुवेंदु अधिकारी ने तब ट्वीट करके बताया था कि जैसा कि उन्होंने प्रॉमिस किया, बीजेपी के 70 एमएलएज ने द्रौपदी मुर्मू के ही पक्ष में वोट किया, मगर वेस्ट बंगाल असेंबली से द्रौपदी मुर्मू को 70 नहीं बल्कि 71 वोट्स मिले थे। तो इसका मतलब तो यही है कि टीएमसी से भी किसी ना किसी ने जरूर क्रॉस वोटिंग की है। तो क्रॉस वोटिंग का असर तो यहाँ भी देखने को मिला। पर अगर बिहार की बात करें तो रिसेंटली वहाँ की राजनीति पूरी तरह बदल गई है और गवर्नमेंट तो चेंज हुई ही है, पर साथ में सारी कैलकुलेशंस भी चेंज हो गई है।
उस समय यानी चुनाव के टाइम तो जेडीयू और एनडीए की गवर्नमेंट थी और बिजनेस स्टैंडर्ड के एक रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी प्रेसिडेंट संजय जायसवाल ने बताया कि अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव जो कि अब डिप्यूटी सीएम है, तो उनके कुछ एमएलए से उनकी नाराजगी के चलते बीजेपी के पास 127 सीट्स का इफेक्ट होने के बाद भी द्रौपदी मुर्मू को 133 एमएलए का सपोर्ट मिला। तो अब लास्टली मध्य प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर कांग्रेस की इफेक्टिव स्ट्रेंथ 96 सीट पर है, लेकिन इसके बाद भी रिजल्ट्स में क्या देखने को मिलता है कि यूपीए कैंडिडेट यशवंत सिन्हा को यहाँ से सिर्फ 79 वोट से मिले हैं। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि सिर्फ कांग्रेस से ही लगभग 17 एमएलए ने क्रॉस वोटिंग की है। तो इस हिसाब से द्रौपदी मुर्मू की जीत में क्रॉस वोटिंग एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर बन के सामने आया है। पर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि आपको ये फैक्टर्स कितने असरदार लगे। इसके अलावा कोई और भी फैक्टर्स हो तो आप मुझे बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।